नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म YRS लर्निंग हब में हम प्रयत्न बैच में BHU CHS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे आपको क्लास 9 के। इस बैच में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी, पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या पेपर पैटर्न रहता है, और ये सब स्ट्रेटेजी जो वीडियो है पूरा इंट्रोडक्शन हम अपलोड पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो को आप देखने से पहले वो वीडियो आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डिटेल सोशल साइंस सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपको मैं एकदम ब्रीफ में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं, किस हिसाब से सिलेबस रहेगा, सोशल साइंस के कितने पार्ट हैं और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सोशल साइंस बहुत बड़ा पोर्शन है। इसमें जब हम बात करते हैं हिस्ट्री हो गया, ठीक, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपके में करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं कि PYQs में बहुत सारे हमने देखा है। जो CHS एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का जब हमने एनालिसिस किया है तो हमने बहुत सारे देखे PYQ आते रहे। इसलिए ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी सोशल साइंस की। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडियन हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में दो पोर्शन है, इंडियन, वर्ल्ड, लेकिन आपको वर्ल्ड को पूरा इग्नोर करना, साइड करना है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है आपको। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले आपका एंशियंट हिस्ट्री, इसमें है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको फीचर्स जानना है, लेगेसी जानना है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, ठीक है, उस टाइम पे कैसा फॉर्मेशन था, किस टाइप की लेगेसी चल रहे थे। ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी ये, ठीक। सेकेंड है आपका वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में है लाइफ स्टाइल्स एंड मेजर डेवलपमेंट। वैदिक काल में आपको ये जानना है कि उस टाइम की जीवन शैली कैसे थी लोगों की, है ना, क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए थे, ठीक। वैदिक पीरियड का क्या इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी के ऊपर, ये सारी चीजें हमको देखना। थर्ड है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर बहुत ग्रेट एम्पायर था, ठीक। अशोका, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्यन था डायनेस्टी थी, वो पूरे इंडिया पे उसका कब्जा था। उन्होंने पूरे इंडिया को एक साथ, नॉर्थ और साउथ को एक साथ बांध के रखा था, ठीक। तो मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा, लेकिन हमें पूरा मौर्यन एम्पायर नहीं पढ़ना है, हमें उसके जो ग्रेट रूलर अशोका थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसके पास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। फोर्थ है हमारा गुप्ता एम्पायर, उसके अचीवमेंट्स हमें पढ़ना है ना, आर्ट, कल्चर और साइंस। तो गुप्ता पीरियड्स में क्या था, आर्ट, कल्चर और साइंस तो बहुत बोलबाला था, ठीक। उस टाइम पे जो उस टाइम के राजा थे, वो आर्ट, कल्चर और साइंस की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव रहता था, इस बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस। सेकेंड है हमारी मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। इसमें हमें पढ़ना है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बारे में, नोटेबल रूलर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। मुगल एम्पायर के जो नोटेबल रूलर्स थे, बाबर, एक अकबर के बारे में हमें पढ़ना है ना, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ये क्या थे, इन्वेड किए थे, फॉरेनर थे, उन्होंने बाहर से इन्वेड किया था इंडिया में, किस हिसाब से इन्होंने रूल किया है ना, किस तरह पूरा इंडिया में इन्होंने कब्जा रखा है, किस टाइप से मुगल एम्पायर चलता है, क्या क्या पॉलिसीज थी इनकी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सेकेंड है हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति और सूफी मूवमेंट हमें देखना है कि इनके सामाजिक प्रभाव क्या पड़े थे, ठीक। ये दोनों जो आंदोलन है ये हमारे इंपॉर्टेंट है। मिडाइवल हिस्ट्री से पास्ट में क्वेश्चन जो मैंने देखे, एनालिसिस जो हमने किया है, वो बहुत कम ही आया है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री। थर्ड है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा इंपॉर्टेंट है अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। कैसे यूरोपियंस का अराइवल हुआ था इंडिया में, है ना, इस हिसाब से उन्होंने कैसे ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्योंकि क्या था, इनकी पॉलिसी अलग थी, है ना, ऐसा तो था नहीं कि ये रूल करने के हिसाब से ही आए थे। इन्होंने तो पहले बिजनेस करना था, इन्हें ट्रेड करना था, इन्होंने अपने ट्रेड के रास्ते खोले, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट था मसालों का, स्पाइसेस का बहुत बड़ा मार्केट था। इन्हें लगा कि हम यहाँ से मसाले एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप की तरह, आए थे तो बिजनेस के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती गई, फिर ये बहुत लंबे सालों तक इन्होंने रूल किया। सेकेंड है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857, कॉजेज एंड आउटकम्स। 1857 का विद्रोह में पढ़ना है कि उसके कारण क्या थे और परिणाम क्या निकला, क्योंकि ये पहला विद्रोह था इंडिपेंडेंस को लेकर। अभी से पहले इंडिया में आज़ादी के लिए आवाज़ें नहीं उठाई गई थी। थर्ड है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें हमें की मूवमेंट्स पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मूवमेंट बहुत सारे हुए थे, है ना, 1857 के बाद हम देख रहे थे साल दर साल ना बहुत सारे मूवमेंट लोग करते जा रहे थे, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है
नॉन कॉपरेशन पढ़ना है, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट था। ये सारे मूवमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो नोट्स में आपके कवर कर किए जाएंगे। रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड सिग्निफिकेंट फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी का क्या रोल था, है ना, और जो सिग्निफिकेंट फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम के, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका क्या रोल था इंडिपेंडेंस को लेकर, भारत को आज़ादी दिलाने में उनका क्या रोल भूमिका थी, ठीक, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये सारा जो सिलेबस था हमारा हिस्ट्री का था, जिसमें मिडाइवल, एंशियंट, मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री की थी। सारी चीज़ें कवर इसमें कराई जाएंगी आपको। और ये जो आपको सिलेबस है, इसका पीडीएफ आपको YRS लर्निंग हब के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा सेकंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी हमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, भारतीय भौगोलिक स्थिति के बारे में ही हमें पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी का पहला सब पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हमें पढ़ना है मेजर रिवर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। क्या होता है ये हमने कई बार देखा, जैसे एंशियंट रीजनिंग में पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र मॉडर्न सिटी इसलिए था क्योंकि वहाँ पे रिवर का फ्लो था, है ना, वहाँ पे नदियाँ बहुत सारी थी, तो नदियाँ थी तो एग्रीकल्चर था। और हमें जैसा कि पता है कि इंडिया का जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती, तो जो दैनिक जीवन था उनका एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। तो जब पानी की व्यवस्था रहेगी तो एग्रीकल्चर लोग अच्छे से कर पाएंगे, खेती, है ना, खेती कर पाएंगे तो वो संपन्न परिवार रहेगा, ठीक, वो अपनी जीविका अच्छे से चला सकते। इसलिए हमें नदियों को इग्नोर नहीं करना, उनकी इंपॉर्टेंस के महत्व को समझना। जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और भी बहुत सारी आदि नदी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल। फिर हमें माउंटेन रेंजेस देखना है ना, उनका क्या महत्व है ये भी देखना है, जैसे हिमालयाज हो गए, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये भी। थर्ड है हमारा प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक। पठार और रेगिस्तानों की हमें स्थान जानना है और उनकी विशेषताएं जानना है, ये भी हम कवर करेंगे। फोर्थ है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ना कि हर मतलब जैसे नॉर्दर्न तरफ हम जाएंगे, उत्तरी भाग में हमें दिखेगा वहाँ की वन्य जीव अलग है ना, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की स्पीसीज अलग है, वहाँ के लोगों का रहने का तरीका अलग है, ठीक। दक्षिणी तरफ अपन आते हैं तो वहाँ अलग है ना, पूर्वी तरफ जाते हैं तो अलग है, पश्चिमी तरफ जाते हैं तो अलग है, तो वहाँ की वेशभूषाएं अलग होती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पाए जाते हैं। सेकेंड है हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी, जिसे अपन राजनीतिक भूगोल कहते हैं। राजनीतिक भूगोल में हमें देखना स्टेट्स, यूनियन कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल, उनकी लोकेशन देखना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें स्टेट की कैपिटल डायरेक्टली पूछी गई है, तो आपको कैपिटल गिवन है तो स्टेट आपसे पूछा गया MCQ। सेकेंड है हमारा इंडियाज नेबर्स एंड देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, जो भारत के पड़ोसी देश हैं और उनकी भौगोलिक संबंध हमें जानना है ना। भारत के पड़ोसी देश हो गए जैसे नेपाल है, भूटान है, ठीक, श्रीलंका हो गया, नीचे इधर तरफ आएंगे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, तो इन सब के बारे में और इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हम देखेंगे। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इसमें हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, हमारी प्रमुख फसलें कौन सी थी, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप कौन सी हैं, ये देखेंगे। कृषि की मेथड है, जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो भी हम देखेंगे। क्योंकि क्या है, हम देखे आ रहे हैं जैसे पहले जो खेती का तरीका था, कृषि के प्रकार थे वो अलग थे, है ना। अब जो मेथड ऑफ मॉडर्न टाइम में है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स आते जा रहे हैं तो चेंज बहुत सारे हुए, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकंड रिसोर्सेज, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हम अपने संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, खनिज संपदा हमारी कौन सी है, वन कैसे है, ऊर्जा संसाधन किस टाइप की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हमारा इंडस्ट्रीज, उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे ना, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हमारे कौन से, उनके प्रकार कैसे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अपन कवर करें। ये था हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, हम भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना है पहले संविधान के बारे में। संविधान में हमें पढ़ना है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो जो प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान कब बना, संविधान सभा की कैसे स्थापना हुई, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में सबसे मेजर रोल प्ले किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, है ना, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इससे क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे, 110% से हो रहे। फिर है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
फिर आता है सेकंड हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली किस हिसाब से काम करती है, जैसे चुनाव हो गए, है ना। इलेक्शन का महत्व क्या है, हमें वो समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन किस हिसाब से चुनाव कराता है, कैसे उसकी भूमिका रहती है, चुनाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव कराने में। फिर बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं जैसे बहुत सारे देश हैं, जैसे हम नॉर्थ कोरिया को ही देख लें, वहाँ तानाशाही डिक्टेटरशिप है ना। चाइना में चले जाएं तो सिंगल पार्टी सिस्टम है। ये सारी चीज़ें ना हमें राजनीतिक दलों की वजह से ये भूमिका इनकी बहुत जरूरी होती है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सारे जो आम जन होते हैं, लोग होते हैं वहाँ के देश के, उनकी भूमिका बहुत प्रखर रहती है, ठीक। डिक्टेटरशिप में आप ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में वहाँ के लोगों की भूमिका नहीं है, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस, शासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें प्रेसिडेंट का रोल, प्राइम मिनिस्टर की क्या भूमिका है और राज्यपाल की क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। संसद के बारे में पढ़ेंगे, हमारे दो संसद हैं, सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि लोकसभा अपना काम कैसे करता है, राज्यसभा अपना काम कैसे करता है। तीसरा है हमारा जुडिशरी, न्यायपालिका, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की है और इसमें हम हाई कोर्ट भी कवर करेंगे। लोअर कोर्ट्स के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं आए। फोर्थ और लास्ट है जो हमारा सेगमेंट है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होता है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। करंट अफेयर हम देखें तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हमसे कितने सालों का, मतलब करंट अफेयर, 1 साल 1.5 साल, कितने साल का करंट अफेयर हमसे पूछ सकता है। लेकिन CHS क्लास 9 के लेवल के हिसाब से ही हम टारगेट करेंगे, ठीक। तो हमने पेपर के एनालिसिस हमारे पास है, तो हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर से। पास्ट में भी हमने सिलेक्शन दिलाया है, आगे भी हमारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा। आप हमारे साथ प्रयत्न बैच में जुड़िएगा, ठीक। आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस हिसाब से है, फॉर्म फिलिंग, फॉर्म की डेट किस हिसाब से नोटिफिकेशन आएगी, कोई चेंजेस होगा सिलेबस में, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, ठीक। ये तो अभी सोशल साइंस का डिटेल वीडियो था, हर सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल सिलेबस एनालिसिस मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे हो गया गवर्नमेंट की कोई योजना है ना, कोई बहुत सरकारी योजना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमें पढ़ना है क्या क्या चीज़ें थी, है ना। जैसे स्वच्छ भारत हो गई, डिजिटल इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, इनसे भी क्वेश्चन आया है। रिसेंट अचीवमेंट, है ना, किसी को कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ना, कोई खेलों में उपलब्धियां किसी को मिली हुई है, कोई नोटेबल अचीवमेंट है, भारत रत्न किसी को मिला है, या विदेश में किसी को पुरस्कार मिला है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा है हमारा पर्यावरण के बारे में, इसमें हमें पढ़ना है रिसेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे कोई स्कीम ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की पर्यावरण से रिलेटेड। क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय किसी भी आप ग्लोबल मतलब फोरम में जाओगे ना, किसी भी आप ग्लोबल फोरम, G20 हो, ब्रिक्स हो, G7 हो, कहीं भी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट एक मस्ट, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है सारे देशों के लिए। सब चाहते हैं कि जिस हिसाब से पॉल्यूशन, जिस हिसाब से लोगों की लाइफ स्टाइल होती जा रही है ना, पॉल्यूशन में जिस तरह स्थिति है, सारे देश चाहते हैं कि इसकी तरफ एक साथ कदम बढ़ा है, पर्यावरण के लिए हम कुछ कर सके। फिर है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेन हमें ये देखना है, जैसे इसरो है ना, इसरो स्पेस एजेंसी है। साइंस एंड टेक में अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है, ठीक, इसरो कोई अपना मिशन लॉन्च करने वाला है या कोई मिशन सक्सेसफुल है, कोई उसका माइलस्टोन रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है इंडिया इन ग्लोबल फोरम्स, इंडिया अगर किसी भी ग्लोबल फोरम में पार्टिसिपेट करता है तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे G20 में पार्टिसिपेशन हो गया, ब्रिक्स में हो गया, G7 हो गया। कई बार MCQ में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं आपको जब ऐसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या ये क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे G7 में ही आपसे पूछ लिया कि G7 की कंट्रीज कौन सी, MCQ में आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक। उसमें दे दिया इंडिया, वहाँ पे क्या है, आपसे मिस्टेक होने की चांसेस है ना। आपको भी लगेगा कि हाँ इंडिया तो पार्ट होगा G7 का, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया G7 कंट्रीज का पार्ट नहीं है, वो गेस्ट मेंबर के तरह इनवाइट किया जाता है, ठीक। ये था हमारा डिटेल सिलेबस एनालिसिस। आपको इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मैं दूंगा, ठीक। और इस सिलेबस का PDF आपको YRS लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल में तो नहीं, सॉरी, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, वहां से आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में आपको हर सब्जेक्ट की सिलेबस डिस्कशन मिलेगा
और इंट्रोडक्शन वीडियो जो CHS एंट्रेंस एग्जाम का था, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए। ठीक, थैंक यू सो मच।